लड़की लाल रंग के राजपूती लिबास में अपने कमरे में बेड पर बैठी अपनी गोद में बेसुध पड़े लड़के को हिलाते हुए उसका नाम पुकार रही थी। उसके पास ही फर्श पर एक गिलास पड़ा था। वो लड़की काफी डरी हुई थी। लड़की ने डरते डरते लड़के के चेहरे को सहलाते हुए कहा, राघव, आपको पता है ना कि आपको केसर से एलर्जी है, तो फिर आपने केसर वाला दूध क्यों पिया? ये तो मैंने अपने लिए मंगवाया था। उठिए ना राघव, कोई है? कोई डॉक्टर को बुलाओ। वो लड़की घबराते हुए उस बड़े से कमरे में मदद के लिए किसी को पुकार रही थी, पर वहाँ पर कोई नहीं था। उस लड़की की आंखें नम हो गई थी और वो रुंधे स्वर में बोली, उठिए ना प्लीज राघव, क्या हुआ आपको? हे राम जी, ये तो हिल भी नहीं रहे, क्या हो गया इन्हें? शिव, अक्षत, पाखी, अंबिका, दादी सा, माँ सा, कोई है? लड़की बुरी तरह रोने लगी तो लड़का झटके से उठते हुए बोला, सिया। उसको देखकर सिया एक पल के लिए डर गई और फिर घबराते हुए बोली, राघव, आप ठीक है? आपको कुछ नहीं हुआ? सिया राघव के सीने से लिपट गई। राघव ने सिया को अपनी बाहों में भरकर कहा, रिलैक्स सिया, रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। सिया ने राघव की आंखों में देखते हुए चिंतित स्वर में पूछा, आप ठीक है? तो वो सब क्या था? आपने केसर वाला दूध क्यों पिया? आपको कुछ हो जाता तो? राघव ने स्माइल करते हुए सिया को जवाब दिया, मैंने कोई दूध नहीं पिया, ये तो बस मजाक कर रहा था। राघव की बात सुनकर सिया उस पर बिगड़ते हुए बोली, मजाक? राघव, आपने मुझे डरा दिया था, मेरी जान निकल गई। ऐसा मजाक कौन करता है? आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? राघव ने सिया का चेहरा अपने हाथों में भरा और उसकी काली आंखों में देखते हुए अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए बोला, अरे इतना क्यों डर रही हैं आप सिया? मैं तो बस ये चेक करने के लिए नाटक कर रहा था कि मेरी जान सी खूबसूरत बीवी मुझसे कितना प्यार करती है। राघव की बात काटते हुए सिया बोली, राघव, आप ये बचकानी हरकतें करना कब छोड़ेंगे? आप अब बच्चे नहीं रहे बल्कि बच्चे के बाप बनने वाले हैं। राघव तुरंत बोला, तो क्या हुआ? तभी राघव को एहसास हुआ कि उसने क्या सुना और बोला, वेट अ मिनट, बाप? सिया, आप मुझसे मेरे मजाक का बदला तो नहीं ले रही? सिया बोली, नहीं। राघव की बात सुनकर सिया शर्माते हुए मुस्कुराने लगी। राघव सिया की बात सुनकर उसको कंधों से पकड़कर बोला, सिया, डोंट टेल कि ये मजाक नहीं है। क्या आप माँ बनने वाली हैं? और मैं बाप? सिया ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, आप बाप बनने वाले हैं। राघव सिया की बात सुनकर खुश हो गया और उसको गोद में उठा लिया। राघव चहकते हुए बोला, सिया, आप जानती नहीं, आपने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। चलिए सबको बताते हैं। सिया राघव को समझाते हुए बोली, अरे राघव, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतारिए। ये ना ही जैसलमेर है और ना ही आपका महल है, ये जयपुर है और ये मेरे बापूसा का महल है। और आज यहाँ बापूसा ने पूजा रखवाई है, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। कोई आ गया तो हमें ऐसे देखकर क्या सोचेगा? राघव स्माइल करते हुए बोला, क्या सोचेगा? यही ना कि राजस्थान के हुकुम साहब अपनी चांद सी बीवी को गोद में उठाकर रोमांस कर रहा है। तभी दरवाजे से नौकर की आवाज आई। राघव ने जल्दी से सिया को नीचे उतारा। एक नौकर वहां आया और उन दोनों से बोला, क्षमा करनी हुकुम साहब, क्षमा करनी हुकुमरानी साहब, पूजा शुरू होने वाली है, सब आपको बुला रहे हैं। ये सुनकर वो दोनों उसके साथ हॉल में आ गए जहाँ पूजा की सब तैयारियां की गई थी। सिया के पिता यानी राणा जी ने आज की पूजा में शामिल होने के लिए राजस्थान के बहुत से महानुभावों को बुलाया था। सिया और राघव जैसे ही हॉल में पहुंचे, राणा जी ने उन्हें अपने पास बुलाते हुए कहा, सिया और राघव, आप दोनों यहाँ आओ, हम आपको मेहमानों से मिलवाते हैं। राणा जी सिया और राघव को मेहमानों से मिलवा रहे थे। पूरा हॉल मेहमानों से भरा हुआ था। सिया का पूरा परिवार बहुत खुश था क्योंकि कल राणा जी को आने वाले चुनावों में सीएम पद के लिए चुना जाने वाला था। राघव की नजर बस सिया पर जमी हुई थी। सब खुश थे। तभी अचानक महल के बाहर गोलियां चलने की आवाज आई। सब घबरा गए। अचानक महल के अंदर धमाके होने लगे। कुछ देर में सिया धुएं के गुबार में अकेली पड़ गई। सिया जोर जोर से कहने लगी, राघव, राघव। आखिर में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और अब शानदार महल जलकर राख हो रहा था। पूरा महल तहस नहस हो गया था। इस हादसे को गुजरे 2 महीने बीत चुके थे। हादसे में बचे लोग अपनों को खोने के गम से धीरे धीरे बाहर आ रहे थे, लेकिन सिया उस हादसे से बाहर नहीं आ पा रही थी। सिया को उसका भाई शिव दिल्ली ले आया था, जहाँ पर वो पिछले 2 महीनों से एक अस्पताल में थी। इस हादसे में सिया ने न सिर्फ अपनी माँ और बाप को खोया था, बल्कि वो अपने पति राघव को भी खो चुकी थी, जिस वजह से सिया हंसना रोना सब कुछ भूल चुकी थी। राघव की बुआ का बेटा अक्षत और जवाई समर अपने परिवार के साथ सिया से मिलने लंदन से इंडिया आए थे। सिया की ऐसी हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो शिव से सिया को अपने साथ लंदन ले जाने की बात कर रहे थे। एक हॉस्पिटल के वार्ड में बेड पर सिया बेसुध सी लेटी हुई थी। उस वार्ड के बाहर शिव, अक्षत और समर तीनों आपस में बात कर रहे थे। समर और अक्षत शिव को समझा रहे थे। समर बोला, शिव, समझने की कोशिश करो, सिया यहाँ रहेगी तो वो उस हादसे को कभी नहीं भूल पाएगी। अक्षत ने समर की बात में हामी भरते हुए कहा, हाँ शिव भाई साहब, समर जी जो सा सही बोल रहे हैं। भाभी साहब जब तक इंडिया में रहेगी उन्हें वो हादसा याद आता रहेगा। उन्होंने राघव को खो दिया है, अब उनके पास जीने की कोई वजह नहीं बची। यही बात उनके दिल में बस चुकी है। वो यहाँ रहेंगी तो खुद को उस हादसे के सदमे से बाहर नहीं ला पाएंगी। शिव मायूस होकर बोला, हमारे दुश्मनों ने मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया है अक्षत। दादी साहब को हादसे के सदमे से उभारने और हमारे दुश्मनों से बचाने के लिए मैंने उनको तो उनके मायके प्रतापगढ़ भेज दिया है। मेरी पत्नी अंबिका भी हादसे में आई चोट की वजह से सब कुछ भूल चुकी है और मेरी इकलौती बहन जिंदा लाश बन चुकी है। इन दोनों को दुश्मनों से बचाने के लिए ही मैं इन्हें राजस्थान से दिल्ली लेकर आया हूँ। मुझे अभी भी नहीं पता कि हमारे दुश्मन कहाँ कहाँ छिपे होंगे। माना कि मैं उसे पहले जैसे देखना चाहता हूँ, पर इतना कहकर शिव चुप हो गया। समर ने शिव के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, शिव, सिया सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है। राघव, सिया और आपके परिवार ने जो कुछ मेरे लिए किया मैं उसे भूल नहीं सकता, पर आज मेरी बारी है कुछ करने की। प्लीज आप मुझ पर भरोसा करो, मैं सिया को कुछ नहीं होने दूंगा। लंदन में वो मेरी जिम्मेदारी होगी, मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगा। वैसे भी मैं वहाँ अकेला नहीं हूँ, लंदन में अक्षत, पाखी, सताक्षी और करण भी तो है। हम सब मिलकर सिया को पहले जैसा बना देंगे। प्लीज उसे हमारे साथ भेज दो। शिव ने वार्ड के ग्लास डोर से सिया को देखा और फिर अक्षत और समर से कहा, ठीक है, ले जाओ इसे। शायद लंदन जाकर मुझे मेरी पहले वाली बहन वापस मिल जाए। शिव के मानते ही समर और अक्षत अगले दिन सिया को अपने साथ लंदन ले गए।
लंदन में सिया को 1 साल बीत चुका था। वह पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही थी। हादसे के घावों को भूलने के लिए सिया ने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया था। उसने खुद की कंपनी खोल ली थी जिसका पूरा प्रॉफिट विमेन एम्पावरमेंट के लिए डोनेट किया जाता था। सिया हंसना रोना सब कुछ भूल गई थी। वो अपने ऑफिस में इतना बिजी रहती थी कि कभी कभी तो वो घर ही नहीं आती थी। सिया अपने ऑफिस के कैबिन में बैठी लैपटॉप पर काम कर रही थी। अचानक उसका फोन बजा तो सिया का ध्यान टूट गया। सिया ने कॉल रिसीव करते ही कहा, हेलो, नमस्ते वकील साहब। नमस्ते सिया जी। सामने से एक आदमी की आवाज आई। सिया ने गंभीरता से सवाल किया, तो कैसे याद किया आपने मुझे? सिया जी, अयोध्या वाले अनाथ आश्रम को लेकर एक प्रॉब्लम हो गई है। आप तो जानती ही हैं कि वो अनाथ आश्रम आपके पापा ने ठाकुर महेंद्र की डोनेट की हुई जमीन पर बनवाया था। इस वजह से वो प्रॉपर्टी आज भी उन्हीं के नाम पर है और इसी बात का फायदा उठाकर वो अब ये प्रॉपर्टी ऊंचे दामों पर एक विदेशी कंपनी को बेच रहे हैं। अब आप भी उन्हें रोक सकती हैं क्योंकि आश्रम की लीगल ओनर आप हैं। आपको जल्द से जल्द इंडिया आना होगा। वकील ने सिया को सारी प्रॉब्लम समझाई तो सिया थोड़ी गंभीर आवाज में बोली, आप चिंता मत कीजिए वकील साहब, मैं देखती हूँ। सिया ने इतना बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अपनी जगह से खड़ी होकर कैबिन से बाहर आई। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त इंडिया में सिया का वकील एक आदमी के सामने खड़ा था। वो किसी घर के हॉल में था। यहाँ उसके सामने एक शख्स किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। वकील बोला, आपकी दुश्मन राजकुमारी सिया सिंह शेखावत को मैंने यहाँ बुला लिया है। अब आपको उनके साथ जो करना है कर लेना। वहीं लंदन में समर अपनी पत्नी से बात कर रहा था। सताक्षी, आप मान क्यों नहीं रही? मैं सिया से पहले प्यार करता था, लेकिन जब से मेरी शादी आपसे हुई है मैंने सिया की ओर कभी भी उस नजर से नहीं देखा। समर सताक्षी को समझाने की कोशिश कर रहा था। सताक्षी ने गुस्से में कहा, तो फिर आप मुझे ऐसी हालत में अकेला छोड़कर हमेशा सिया भाभी के आगे पीछे क्यों घूमते रहते हैं? आपको पता है ना कि मैं मां बनने वाली हूँ। पता है, इसलिए आपको समझा रहे हैं कि आप सिया की वजह से नाराज मत होइए। मेरे दिल में उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। समर ने सताक्षी को समझाते हुए कहा। समर की बात का सताक्षी को जवाब दे दी। उससे पहले ही उनके कमरे के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। दोनों ने दरवाजे की ओर देखा। यहाँ सिया खड़ी हुई थी। उसको देखकर दोनों शांत हो गए। सताक्षी और समर को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। सिया ने सीरियस टोन में कहा, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, क्या आप दोनों 2 मिनट के लिए हॉल में आएंगे? मुझे कुछ बात करनी है। दोनों ने लाचारी से हाँ में सिर हिलाया। सिया बिना कुछ बोले वहां से चली गई। उसके जाते ही सताक्षी माथे पर हाथ रखते हुए कहती है, ओह गॉड, भाभी सा ने कहीं सब सुन ना लिया हो, मेरी वजह से उनका दिल ना दुखी हो। हॉल में अक्षत अपनी बीवी पाखी और अपने पीए करण के साथ सिया के सामने खड़ा हुआ था। पाखी ने अपने गोद में एक बच्चा ले रखा था। पाखी ने सिया से सवाल किया, क्या बात है, कोई परेशानी है? सब लोग मेरी बात ध्यान से सुने, मैं कल वापस इंडिया जा रही हूँ। अब मैं इंडिया में ही रहूंगी। सिया ने गंभीर स्वर में सबको जवाब दिया, जिसे सुनकर सब चौंक गए। पाखी सबसे पहले बोली, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप ऐसे कैसे इंडिया वापस जा सकती हैं, वो भी हम सबको छोड़कर? आप जानती हैं ना कि आरव अभी बहुत छोटा है, मैं उसे कैसे संभालूंगी? सताक्षी ने सिया को समझाते हुए कहा, भाभी साहब, आप मेरी वजह से जा रही हैं। देखिए भाभी साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। क्या करूं, इस हालत में ऐसी उल्टी सीधी बातें दिमाग में आती रहती है, मूड स्विंग होता रहता है। करण ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मैम, हुकुम साहब के जाने के बाद आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है। आपने मुझे अपना छोटा भाई माना था, अब आप अपने भाई को छोड़कर जा रही हैं। अक्षत सिया को समझाते हुए बोला, मेरे राम जैसे भाई को तो भगवान ने मुझसे छीन लिया भाभी साहब। अब मेरी सीता माँ जैसी भाभी साहब को मैं नहीं खोना चाहता। इंडिया में हमारे बहुत दुश्मन है, कौन किस देश में छिपा होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके बाद समर ने भी सिया को समझाते हुए कहा, सिया, यहाँ इतने लोग हैं आपके लिए, आप ऐसे हमें छोड़कर जा रही हैं, क्या आपके इस दोस्त या इस परिवार से कोई गलती हो गई है? सिया सीरियस टोन में बोली, आप लोगों से कोई गलती नहीं हुई है। बाबू साहब ने अयोध्या वाले अनाथ आश्रम की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, अब मैं उस जिम्मेदारी को निभाने जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। सिया ने सबको देखते हुए कहा, तो आपकी चुप्पी को मैं हाँ समझ लूं? ठीक है, मैं पैकिंग करने जा रही हूँ, कल मेरी इंडिया के लिए फ्लाइट है। इतना बोलकर सिया अपने कमरे में चली गई। उसे जाते हुए देखकर सबके दिमाग में सवालों का तूफान उठा था। क्या सिया फंस रही है अपने दुश्मनों के बिछाए जाल में? अयोध्या में उसका अपने अतीत से फिर से मुकाबला होगा? जानने के लिए सुनते रहिए महारी चांद खबर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन पैक और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। सिया को छोड़ने के लिए अक्षत, पाखी, सताक्षी, समर और करण सिया के साथ लंदन इंटरनेशनल एयरपोर्ट आए थे। उनके साथ छोटा सा बच्चा आरव भी था। सभी लड़कियां एक एक करके सिया से गले मिली। सिया ने एक नजर आरव को देखा और गहरी सांस ली। बाय, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। ये बोल सिया अपना लगेज लेकर अंदर चली गई। सब उसे नम आंखों से जाते हुए देख रहे थे। पाखी अक्षत के सीने से लगकर रोने लगी, तो वही सताक्षी भी समर के सीने से लगकर रो रही थी। पाखी ने रोते हुए कहा, सिया जीजी भी हमें छोड़कर चली गई। अक्षत ने पाखी को बाहों में भरते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। सताक्षी ने भी रोते हुए समर से पूछा, सिया भाभी साहब खुद को संभाल तो लेंगी ना समर जी? समर के दिल में सिया के लिए फिक्र थी, पर उसने फिर भी सताक्षी को झूठा दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत कीजिए सताक्षी, वहाँ पर सिया अकेली नहीं है, अंबिका और शिव दोनों उसके पास है, वो सिया को संभाल लेंगे। वो सब एक दूसरे को दिलासा देकर वहाँ से वापस घर लौट गए। वहीं दूसरी ओर सिया की फ्लाइट कुछ घंटों के बाद इंडिया के दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कदम रखते ही सिया ने अपने आप से कहा, हे भगवान, जिस मकसद से मैं यहाँ आई हूँ उसे पूरा करना। सिया लगेज लेकर अराइवल के वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी और किसी के आने का वेट करते हुए वो बार बार आते जाते लोगों की तरफ देख रही थी। तभी एयरपोर्ट के पासपोर्ट चेकिंग काउंटर पर खड़ी लड़की को किसी ने अपना पासपोर्ट दिया, तो लड़की ने पूछा, व्हाट इज योर नेम सर? वो लड़का बोला, राघव। ये नाम पासपोर्ट चेक करने वाली उस लड़की के कानों में पड़ा था, पर टीस सिया के दिल में उठी थी। सिया ने मन में कहा, ये एहसास कैसा है? राघव का एहसास क्यों हो रहा है मुझे?
वो अपनी जगह से उठी और नजरें घुमाकर किसी को ढूंढने लगी। सिया ने मन में कहा, वो यही है, ये एहसास उन्हीं का है। तभी सिया के पीछे से एक आवाज आई, सिया। सिया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे सफेद कुर्ता पजामा पहनी उसका भाई, जो उससे कुछ महीने ही उम्र में बड़ा था, वो वहां पर खड़ा था। उसे देखकर सिया ने गंभीर स्वर में कहा, शिव तुम? शिव ने सिया को देखकर स्माइल करते हुए कहा, हाँ मैं हूँ सिया, वो थोड़ी देर हो गई आने में। तुम नहीं जानती दिल्ली के ट्रैफिक को, वैसे तुम मुझे ही ढूंढ रही थी क्या? सिया ने अपने आसपास नजर घुमाते हुए कहा, शिव वो राघव यहाँ है। शिव सिया को समझाते हुए बोला, सिया तुम आते ही शुरू हो गई, राघव को गए 1 साल हो गया है, तुम उसे भूल जाओ, अब बहुत हुआ। शिव की बात सुनकर सिया मायूस हो गई थी। शिव ने उसका कंधा सहलाते हुए कहा, सिया घर चलो, तुम इतना लंबा सफर तय करके आई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है, घर चलकर आराम कर लो। ये बोल वो उसे अपनी गाड़ी तक ले आया था। सिया कार में बैठ तो गई थी, पर फिर वो कुछ सोचकर बोली, नहीं शिव, मुझे घर नहीं जाना, मुझे अयोध्या जाना है। फिर कार में ही सिया ने शिव को अनाथ आश्रम की प्रॉब्लम के बारे में बताया, जिसे सुनकर शिव ने मुंह बनाते हुए कहा, सीरियसली सिया, तुम इसलिए वापस आई हो? मैंने सोचा था कि तुम मेरे साथ रहने के लिए वापस आई हो। सिया ने मुंह बनाते हुए शिव को जवाब दिया, शिव मैं अब अनाथ आश्रम में ही रहूंगी, वहाँ मेरी ज्यादा जरूरत है। तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो चलो मेरे साथ, वरना मुझे कोई एडवाइस मत दो। तो शिव ने आंखें रोल करते हुए कहा, सिया तुम बहुत ही जिद्दी हो। सिया बोली, तुम भी बहुत जिद्दी हो शिव, तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, बस मुझे मेरी अमानत लौटा दो, मुझे अब वो वापस चाहिए। सिया ने शिव के सामने अपना हाथ बढ़ा दिया, जिसे देखकर शिव ने पीछे एक बैग में से कटार निकाली और उसे सिया के हाथ पर रखते हुए बोला, ये लो तुम्हारे राघव की आखिरी निशानी। क्यों सिया, क्यों तुम राघव को नहीं भूल पा रही हो? अब तो 1 साल बीत चुका है, अब तुम्हें नए तरीके से अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। तुम्हारा दोस्त केशव चौहान, वो IPS ऑफिसर बन गया है, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का है, तुम उससे शादी कर लो। सिया शिव की बात काटते हुए बोली, शिव अंबिका हादसे के बाद तुम्हें भूल चुकी है, फिर भी तुमने दूसरी शादी नहीं की, तुम आज तक उसकी देखभाल कर रहे हो, और तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो कि मैं राघव को भूल जाऊं? नो वे शिव, मैं राघव के अलावा किसी और की नहीं हो सकती। और तुम चिंता क्यों करते हो? मैंने अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू करने का फैसला ले लिया। मैं UPSC का एग्जाम देना चाहती हूँ। अनाथ आश्रम के अलावा मेरा यहाँ आने का ये भी एक रीजन है। शादी के बाद मैंने इस सपने को त्याग दिया था, लेकिन अब मैं इस सपने को फिर से पूरा करने की कोशिश करना चाहती हूँ। अनाथ आश्रम और UPSC एग्जाम मेरे जीवन के लक्ष्य है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शिव को पता था कि सिया उसकी बात नहीं मानने वाली, इसलिए उसने ही हार मान ली और सिया के साथ रेलवे स्टेशन के लिए निकल गया। स्टेशन पहुंचते ही सिया ने बिना कुछ कहे अपना लगेज लिया और रेलवे स्टेशन के अंदर चली गई। उसे जाते हुए देखकर शिव गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला गया। सिया ट्रेन में चढ़ गई। कुछ घंटों के लंबे सफर के बाद वो अयोध्या पहुंच चुकी थी। सिया ट्रेन से उतरी और इधर उधर भीड़ में अपने दोस्तों को ढूंढने लगी। उसने मन में खुद से कहा, ये केशु और अप्पू कहाँ रह गए? अभी तक आए नहीं, वो क्या मुझे लेने आना भूल गए हैं? सिया के पीछे से एक लड़की की आवाज आई, ऐसा कभी हो सकता है कि हम अपनी दोस्त सिया को भूल जाए? सिया झट से पीछे मुड़ी तो उसके सामने एक टॉल, हैंडसम और गुड लुकिंग लड़का खड़ा था, जो दिखने में सिया से 1-2 साल बड़ा लग रहा था। उसे देखकर ना जाने कैसे सिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सिया ने स्माइल करते हुए उस लड़के से कहा, केशु। केशु सिया को ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, ये तुम ही हो ना सिया? जीन्स, टॉप और स्नीकर्स में अच्छी लग रही हो, लेकिन ये सब कैसे हुआ सिया? क्या लंदन में कोई अंग्रेज मिल गया तुम्हें? सिया केशु के कंधे पर थप्पड़ मारते हुए बोली, तुम आते ही शुरू हो गए केशु, तुम अकेले क्यों आए हो? अप्पू कहाँ है? वो नहीं आई क्या तुम्हारे साथ? सिया की बात सुनकर केशु ने स्माइल करते हुए कहा, वो कैसे आती सिया, 2 दिन बाद उसकी शादी है। केशु की बात सुनकर सिया ने मुंह फाड़ कर कहा, क्या अप्पू की शादी है और उसने मुझे बताया भी नहीं? केशु सिया की बात सुनकर बोला, सिया ये सब तुम्हें अप्पू से पूछना चाहिए, और जल्दी चलो, वो तुम्हारा वेट कर रही होगी। केशु अपने साथ जीप लेकर आया था। वो कुछ परेशान नजर आ रहा था, जिसे देखकर सिया ने मन में कहा, ये केशु कुछ परेशान लग रहा है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। वही केशु ने मन में सोचते हुए कहा, सिया अप्पू ये शादी किस मजबूरी में कर रही है? तुम्हें जब पता चलेगा तो तुम खुद ब खुद समझ जाओगी कि आखिर क्यों अप्पू ने तुम्हें शादी के बारे में नहीं बताया। सिया और केशु कुछ देर में एक हवेली के बाहर पहुंच गए थे। हवेली की चहल पहल और सजावट देखकर पता चल रहा था कि यहाँ शादी होने वाली है। हवेली देखकर सिया ने स्माइल करते हुए कहा, महेंद्र काका ने हवेली को अच्छे से सजाया है केशु, देखकर लग रहा है जैसे कि अप्पू की शादी किसी बड़े रईस खानदान में हो रही है। ये सब बाद में देखना सिया, अभी अंदर चलो। केशु सिया को बोला और उसका लगेज लेकर उसके साथ अंदर चला गया। सिया अंदर जाते ही पहले अप्पू की फैमिली से मिली, फिर वो और केशु फर्स्ट फ्लोर पर अप्पू के कमरे में गए। कमरे में सिया की उम्र की एक लड़की सिंपल सलवार सूट पहने हुए बेड पर उदास मन से बैठी हुई थी। उसका ध्यान खिड़की से बाहर था। उसे देखकर सिया ने स्माइल करते हुए कहा, अप्पू कैसी है तू? अप्पू ने सिया को देखकर उसके गले लगते हुए कहा, सिया तुम आ गई, कैसी हो तुम? सिया बोली, मैं ठीक हूँ, और तुम कैसी हो? अप्पू ने रोने जैसा मुंह बना लिया और बोली, मैं भी ठीक ही हूँ। तुमने नीचे शादी की तैयारियां तो देख ही ली होंगी। सिया और अप्पू बेड पर बैठ गई। केशु भी उनके पास कुर्सी पर बैठ गया। सिया अप्पू के हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, उन लोगों ने जो बताया वो सच है या झूठ, ये मुझे तुम ही बता सकती हो। वैसे जो वो लोग बोल रहे हैं मुझे उस पर विश्वास नहीं है अप्पू, क्योंकि मुझे पता है कि काका जब तुम्हें अनाथ आश्रम से लेकर आए थे उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला है। तुमने आज तक उनका दिल नहीं दुखाया, तो अब कैसे दुखा सकती हो? सिया की बात सुनकर अप्पू नम आंखों से सिया को देखते हुए बोली, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम नहीं जानती हो कि बाबा ने मेरी शादी कहाँ तय की है। वो लोग बहुत ही देहाती और गवार हैं। बाबा बस मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं सिया। सिया अप्पू को सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, क्यों, क्या कमी है उस लड़के में अप्पू? अप्पू बोली, तुम्हें नहीं पता कि वो लोग राजस्थान में रहते हैं और कितने ज्यादा खतरनाक हैं। मुझे नहीं करनी है ऐसे लड़के से शादी। उसका नाम ठाकुर समर्थ सिंह है। अप्पू सिया से जिस लड़के की बात कर रही थी वो लड़का समर्थ था।
चांदनी रात में रेत के टीलों के बीचों बीच बनी एक सड़क पर एक ट्रक तेज रफ्तार से कहीं जा रहा था। ट्रक के ड्राइवर के बगल में एक हट्टा कट्टा आदमी बैठा हुआ था। उसके चेहरे से हैवानियत झलक रही थी। आदमी ने ट्रक ड्राइवर से कहा, जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ, इन लड़कियों को हमें बॉर्डर के पार भेजना है। राणा वत्सा का ऑर्डर है और अगर उनका ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो हम जान से मारे जाएंगे। ट्रक के पीछे काफी सारी लड़कियां बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वो सभी लड़कियां 15 साल से 20 साल की उम्र तक की लग रही थी। उन पर 2 नकाबपोश आदमी बंदूकें ताने खड़े थे। कुछ लड़कियां डर से रो रही थी। एक लड़की अपनी गोद में बैठी रो रही लड़की को धीमे स्वर में बोली, रज्जो मत रो, चुप हो जाओ। रज्जो बोली, जीजी कैसे चुप हो जाऊं? कुछ देर में ये लोग हमें बॉर्डर के पार भेज देंगे। हमें बचाने वाला कोई नहीं है, भगवान हमारी मदद करो। ट्रक चला जा रहा था कि तभी ड्राइवर की नजर रास्ते पर गई। रास्ते में सड़क के बीचों बीच एक ब्लैक जीप खड़ी थी। उस जीप के बोनट पर कोई शख्स लेटा हुआ था। ट्रक ड्राइवर ने ड्राइव करते हुए अपने बगल वाले आदमी से कहा, भीमा, सामने एक गाड़ी रास्ता रोके खड़ी है। भीमा गाड़ी को ध्यान से देखते हुए बोला, ये कौन है? गाड़ी पर लेटा आदमी दिखने में लंबा चौड़ा था और उसने काला कुर्ता पजामा पहना हुआ था। उसके पास बंदूक भी थी। भीमा ने ड्राइवर से कहा, शायद कोई शराब पीकर लेटा हुआ है, तो ज्यादा ध्यान मत दे, हॉर्न बजा, जो भी होगा आवाज सुनकर हट जाएगा। ट्रक ड्राइवर ने हॉर्न बजाया पर जीप पर लेटा आदमी नहीं हटा। ये देख ड्राइवर भीमा को सवालिया नजरों से देखने लगा। भीमा ने ड्राइवर से कहा, हम लोगों का ये काम पूरा करना ज्यादा जरूरी है, तो ध्यान मत दे, बस गाड़ी चला, स्पीड बढ़ा और उड़ा दे इस शराबी को। उसके ऐसा बोलते ही ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दी। ट्रक जीप से कुछ ही दूर था कि तभी वो जीप वाला आदमी झट से उठकर बैठा और बंदूक से ट्रक ड्राइवर के ऊपर फायर करने लगा। गोली सीधे ट्रक की विंडशीट को तोड़ते हुए ड्राइवर के माथे के बीचों बीच जा लगी। भीमा ने ड्राइवर को देखकर बौखलाते हुए ब्रेक दबा दिया। भीमा ने सामने जीप वाले आदमी को आंखें फाड़ कर देखते हुए कहा, ठाकुर समर्थ लौट आए। क्या ये वही समर्थ था जिसके साथ अप्पू को शादी नहीं करनी? तो क्या सिया अपनी दोस्त अप्पू को समझा पाएगी कि वो समर्थ से शादी कर ले, या फिर समर्थ जैसे लड़के से शादी करने से उसे रोक देगी? सिया का महेंद्र काका के पास आने का मकसद क्या है? कौन सी अनहोनी से सिया अनजान है? जानने के लिए सुनते रहिए मारी चांद कवर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। समर्थ को अपने सामने देखकर भीमा की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने झट से ब्रेक लगाए जिससे ट्रक जीप से कुछ दूर रुक गया। जीप के पास मौजूद लड़के के चेहरे पर राजकुमारों जैसा नूर था। उसका ऑरा ऐसा था कि कोई भी लड़की उसे एक नजर देख ले तो उस पर अपना दिल हार बैठे। पर इस वक्त उसके सामने ट्रक में बैठे भीमा के लिए वो यमराज का रूप लग रहा था। भीमा ने डरते हुए कहा, ठाकुर साहब को भी अभी वापस आना था। तभी ट्रक के पीछे गोली चलने की आवाज आई, जिसे सुनकर भीमा ने निराश होकर कहा, हो गया बंटाधार, अब बचने का एक ही रास्ता है। भीमा ट्रक से उतरकर सीधा समर्थ के पास गया और उसके पैरों में गिर गया। समर्थ ने बंदूक को अपने कंधे पर रखते हुए कहा, 4 दिन ठाकुर समर्थ सिंह राठौड़ राजस्थान से बाहर के गया, थारे मालिक राणावत के कुत्ते भी शेर बनकर घूमने लगे। भूल गए थे के शेर गुफा में आराम कर रहा हो, तो इसका मतलब ये ना होवे कि अब जंगल की राजगद्दी खाली हो गई और उस पर थारे मालिक राणावत जैसे गीदड़ राज करने लगे। जब शेर लौट आवे से तो सबसे बड़े थारे जैसे कुत्ते और राणावत जैसे गीदड़ का ही शिकार करे से। भीमा डर से कांप रहा था। भीमा गिड़गिड़ाते हुए बोला, माफ कर दो ठाकुर साहब, मैं तो हुक्म पूरा कर रहा था। भीमा की बात सुनकर समर्थ रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, थारी सांसें तब तक तुम्हारे हाथ में से जब तक तुम्हारे राणावत के खिलाफ सबूत नहीं दे देता। भीमा अचानक तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, ठाकुर साहब, आपको राणावत साहब के खिलाफ सबूत देकर मैं अपने मालिक से गद्दारी करूंगा? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? गद्दारी हमारे खून में नहीं है ठाकुर साहब, मारना है तो मार दीजिए, पर इस भीमा का मुंह नहीं खुलेगा ठाकुर साहब। समर्थ तिरछा मुस्कुरा कर बोला, माने थारा मुंह खुलवाना अच्छी तरह आवे से भीमा, राणावत के कुकर्मों का सबूत तुम्हारे तू ही देगा। चिंता ना कर तू, थारी मौत तुम्हारे हाथों से ही लिखी है और उसके आने में अभी देरी है। समर्थ के साथ उसके 2 छोटे भाई सत्या और पुष्कर थे। साथ ही साथ उसका बॉडीगार्ड माधव और भतीजा युग भी वहां आया था। उन लोगों ने ट्रक को घेर रखा था। उन सब ने कुर्ता पजामा पहन रखा था। समर्थ ने भीमा को देखते हुए कहा, थारी मौत इतनी जल्दी ना आवेगी। पुष्कर, सत्या, पता है ना इसके साथ क्या करना से? सत्या बोला, हाँ भाई साहब, अच्छी तरह पता है। सत्या की बात पूरी होते ही पुष्कर ने समर्थ से सवाल किया, भाई साहब, इन लड़कियों का क्या करें? समर्थ ने पुष्कर की बात सुनकर ट्रक की ओर देखा तो वहां पर ट्रक वाली लड़कियां खड़ी थी। उनके पास युग और माधव भी खड़े थे। लड़कियां ठाकुर साहब की छवि अपनी आंखों में समाना चाहती थी। एक लड़की धीमे स्वर में बगल वाली लड़की से बोली, ठाकुर साहब के बारे में बहुत सुना था, आज देख भी लिया। मर्द हो तो ठाकुर समर्थ जैसा इनकी तरह कोई नहीं है। बाकी लड़कियां भी ऐसे ही समर्थ की तारीफें कर रही थी। समर्थ ने पुष्कर को देखकर कहा, थारे को ये बात भी बतानी पड़ेगी कि इन चोरियों का क्या करना से? जठे से उठाई थी भीमा ने, पठे ही छोड़ करा, इन सबको सुरक्षित इनके ठिकाने पर पहुंचा देना। पुष्कर समर्थ की बात मानते हुए बोला, जी भाई साहब। समर्थ के ऑर्डर को सब आदमी पूरा करने में जुट गए। समर्थ ने अपनी बंदूक जीप में रखी और चांद को देखते हुए रेत के टीले की तरफ बढ़ गया। एक ऊंचे टीले पर पहुंचकर समर्थ चांद को देखते हुए मन में बोला, यो शादी हमारी मजबूरी से, पर माने पता नहीं क्यों लग रहा है कि हमारे दिल की धड़कन लौटने वाली से। समर्थ युग को देखे बिना ही बोला, छोरा घर लौट जा, माने आने में देरी हो जाएगी। युग चांद को देखते हुए बोला, काकी सा अच्छी होंगी, बस आप उनके साथ अच्छे से पेश आना। समर्थ युग को घूरते हुए बोला, तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? समर्थ की बात में छिपी धमकी को महसूस करके युग झूठी मुस्कान के साथ बोला, मैं तो जा ही रहा था काकू साहब, बस आपको कुछ देना था, वो आप गाड़ी में भूल गए थे। युग ने अपने कुर्ते के नीचे से एक दारू की बोतल निकालकर समर्थ को दी तो समर्थ ने कहा, चुपचाप जा हमारी गाड़ी में बैठ, मैं आ रहा हूं।
युग वहां से भाग गया। समर्थ ने दारू की बोतल खोली और टीले पर बैठकर उसे पीने लगा। दूसरी ओर अयोध्या में अप्पू सिया को बोली, वो लोग इतने खतरनाक हैं कि मुझे उनके बारे में जानकर ही डर लग रहा है, और वैसे भी मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। सिया बोली, प्यार तो काका काकी भी तुमसे करते हैं अप्पू। सिया की बात काटते हुए अप्पू बोली, सिया तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं माँ बाप के प्यार के लिए अपने प्यार को भूलकर उस गवार के साथ शादी कर लूं? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैंने और केशु ने प्लान बनाया है ताकि मैं भागकर अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लूं। तू भी हमारा साथ दे। सिया बोली, क्या कहा तुमने? भाग जाओगी? ये क्या पागलपन कर रहे हो तुम दोनों? तुम ऐसे भाग गई तो काका की बहुत बदनामी होगी, वो टूट जाएंगे। अप्पू बोली, सिया अगर मेरी शादी मेरे प्यार से नहीं हुई तो मैं भी टूट जाऊंगी। मुझे मेरा प्यार चाहिए सिया, इसलिए मैं ये कदम उठा रही हूँ। सिया अप्पू को समझाते हुए बोली, तुम्हारे इस कदम से तुम्हारे परिवार की इज्जत पर कभी ना मिटने वाला दाग लग जाएगा। काका ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, उनके प्यार का क्या अप्पू? परिवार बिछड़ जाए तो दोबारा नहीं मिलता। अप्पू बोली, क्या प्यार दोबारा मिलता है सिया? तुम खुद से पूछो, तुमने प्यार और परिवार दोनों खोया है, क्या तुम्हें दोबारा प्यार मिलेगा? सिया मैं तुम्हारी तरह त्याग की देवी नहीं बनना चाहती, मैं ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं करूंगी। सिया आखिरी बार अप्पू को समझाते हुए बोली, अप्पू मैं और कुछ नहीं कहना चाहती, ये जिंदगी तुम्हारी है, तुम जो भी फैसला लेना चाहती हो ले लो, पर अपने फैसले से किसी का दिल मत दुखाना। इतना बोलकर सिया अप्पू के कमरे से बाहर आ गई। उसने अपने कमरे में जाकर कुछ देर आराम किया और फिर महेंद्र ठाकुर से बात करने उनके कमरे में चली गई। सिया और ठाकुर महेंद्र दोनों कमरे में अकेले थे। सिया महेंद्र को समझाते हुए बोली, काका मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि आपको पैसों की जरूरत है, इसलिए आप वो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, पर आप इस बारे में एक बार मुझसे बात तो करते। आपको उस प्रॉपर्टी की जितनी कीमत चाहिए मैं आपको दे देती। महेंद्र बोला, बिटिया तुम्हारे परिवार के साथ पिछले साल जो भी हुआ उसके बाद तुम्हारे साथ इस बारे में बात करना मुझे सही नहीं लगा, बस इसलिए मैंने कोई बात नहीं की। सिया उन्हें भरोसा दिलाते हुए बोली, चलो कोई बात नहीं काका, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको उस प्रॉपर्टी की पूरी कीमत अदा करूंगी, आप बस उसके पेपर्स रेडी करवा लीजिए। महेंद्र बोला, परसों शादी है बिटिया, शादी होते ही प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स रेडी करवा दूंगा। तभी सिया को अचानक कुछ याद आया और वो बोली, काका आपसे एक बात पूछनी थी, मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ कि अप्पू इस शादी से खुश नहीं है, शायद उसे लड़का पसंद नहीं है। महेंद्र ने सिया को गंभीर होकर जवाब दिया, उसे लड़का पसंद नहीं है क्योंकि लड़का और उसका परिवार थोड़े पुराने विचारों वाले हैं। महेंद्र सिया को अपनी बेटी के होने वाले ससुराल वाले और उसके पति के बारे में बताने लगा। नागौर राजस्थान की एक हवेली जो किसी राजमहल से कई ज्यादा बढ़कर थी। हवेली में चहल पहल और सजावट देखकर साफ पता चल रहा था कि हवेली में शादी थी। हवेली में नौकर शादी की तैयारी कर रहे थे। 3 अधेड़ उम्र की औरतें राजस्थानी घाघरा चोली पहनकर नौकरों को काम समझा रही थी। ये समर्थ की माँ गंगा, काकी लता और ताई रेवती थी। समर्थ की ताई उम्र में अपनी देवरानियों से छोटी थी। वो अपनी देवरानियों से बोली, लता, गंगा, आप दोनों सब बारातियों के जाने की तैयारी अच्छे से करना, हुकुम साहब को कोई भी गलती दिखी तो वो गुस्सा करेंगे। लता मुस्कुराते हुए बोली, रेवती जीजी आप चिंता मत कीजिए, पृथ्वी भाई साहब को शिकायत का मौका नहीं देंगे हम। गंगा और लता दोनों वापस काम में लग गई। दूसरी ओर रेवती एक कमरे में गई। उस कमरे में एक 60 साल की उम्र का आदमी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा था। उसने जोधपुरी सूट और राजस्थानी पगड़ी पहनी हुई थी। मूंछों को ताव देते हुए वो बिना दरवाजे की ओर देखे ही बोला, शादी की तैयारी कैसी चल रही है रेवती? रेवती समर्थ की दाइसा और हुकुम सा की दूसरी पत्नी थी। रेवती उनके पास आते हुए बोली, सब तैयारी अच्छे से चल रही है हुकुम सा, पर एक चिंता सता रही है। रेवती का हाथ अपने हाथों में लेते हुए हुकुम सा मुस्कुराते हुए बोले, थारी चिंता का कारण मैं जानू सू रेवती, समर्थ को शादी के लिए मना लिया है, अब जो होगा देखा जाएगा। माँ ने विश्वास है वो हादसा समर्थ की आने वाली जिंदगी पर असर नहीं डालेगा। तभी कमरे के बाहर से युग की आवाज आई, दादो सा। तो हुकुम सा ने रेवती का हाथ छोड़ दिया। हुकुम सा ने युग को देखकर पूछा, क्या हुआ छोरा? युग कमरे के अंदर आते हुए बोला, दादो सा हमने उस भीमा को पकड़ लिया है। हुकुम सा बोले, घना अच्छा काम किया है, थारे समर्थ काको सा कट है। तो युग बोला, काको सा आते ही अपने कमरे में चले गए। रेवती युग से बोली, छोरा थारे शिवम काको सा समर्थ की शादी के कपड़े लेकर आए या नहीं, जाकर देख। युग ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चला गया। उसके जाते ही रेवती हुकुम सा से बोली, हुकुम सा उस हादसे को 1 साल हो चुका है और अभी तक समर्थ उस हादसे को भूल नहीं पाया। अब उसकी शादी है तो उसे आप ही समझाइए कि वो इस शादी को पूरे दिल और मन से करे। शादी के कपड़े आ जाए तो एक बार उन्हें पहनकर देख ले, आप बोलेंगे तो ही वो मानेगा। हुकुम सा बोले, ठीक है मैं बात करता हूँ। इतना बोलकर हुकुम साहब अपने कमरे से निकलकर समर्थ के कमरे की ओर चले गए। समर्थ के कमरे में बेड पर उसकी शादी के कपड़े रखे हुए थे। वो उन कपड़ों को गुस्से से घूर रहा था कि तभी दरवाजे से हुकुम साहब की आवाज आई, कपड़े कब तक घूरता रहेगा छोरा, एक बार पहनकर तो देख ले। समर्थ बोला, ये सब? तो हुकुम साहब उसकी बात काटते हुए बोले, ये सब थारी शादी के वास्ते हो रहा है, ज्यादा बातें मत कर। हुकुम साहब ऐसे बोल ही रहे थे कि उनकी नजर समर्थ के कपड़ों पर गई तो वो मुंह बनाते हुए बोले, अरे इसमें थारी पगड़ी नहीं है, वो कटे से, उसके बिना तो पूरा बींद कैसे बनेगा। दरवाजे से युग की आवाज आई, काकोसा की पगड़ी यहाँ है दादोसा, बताइए मैं कैसा लग रहा हूँ। वो दोनों युग की ओर देखने लगे। युग ने समर्थ की शादी वाली पगड़ी पहन रखी थी। उसे देखकर समर्थ गुस्से से बोला, युग तने अच्छी तरह पता से ना कि मने किसी की उतरन और झूठन से सख्त नफरत है। समर्थ की बात सुनकर युग डर गया। हुकुम सा युग को आंखें दिखाते हुए बोले, छोरा तू छोटा बच्चा है के, तने पता है ना कि थारे काको सा को किसी के पहने हुए कपड़े पहनना पसंद ना से, तो भी तूने पगड़ी पहनी। युग माफी मांगते हुए बोला, सॉरी दादो सा गलती हो गई। समर्थ बोला, इब्राहिम दे दाऊ सा, अगर आप चाहते हो कि मैं चुपचाप यो शादी कर लूं तुम्हारे वास्ते नई पगड़ी मंगवा दो, मैं यो पगड़ी तो कभी नहीं पहनूंगा। हुकुम सा बोले, ठीक है छोरा मैं थारे वास्ते नई पगड़ी मंगवा देता हूँ। हुकुम सा इतना ही बोले और उन्होंने युग को इशारे से वहां से चलने को कह दिया। फिर खुद भी कमरे से बाहर चले गए।
वहाँ महेंद्र जो सिया को समर्थ और उसके परिवार के बारे में बता रहे थे, उन्होंने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, बिटिया अब तू मुझे ये बता कि क्या इतनी सी बात के लिए उसका इस शादी के लिए मना करना सही है? हो सकता है कि शादी के बाद वो बदल जाए। अब तू ही अप्पू को समझा। अप्पू के होने वाले पति के बारे में सुनकर सिया असमंजस में पड़ गई। क्या सिया देगी अपनी दोस्त का साथ? समर्थ का पूरा सच जाने बिना क्या अप्पू का शादी ना करने का फैसला सही है? क्या अप्पू भागने में कामयाब होगी? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए महारी चांद खबर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सिया को सोच में डूबा देखकर महेंद्र बोला, सिया बिटिया तुम इस बारे में अभी मत सोचो, अभी शादी में समय है, तुम जाओ आराम करो, कुछ देर में शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी, फिर आराम करने का समय नहीं मिलेगा। महेंद्र की बात सुनकर सिया ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चली गई। वहीं दूसरी ओर केशु ने अप्पू को समझाते हुए कहा, मैं हूं ना अप्पू, मैं तेरी शादी उस लड़के से नहीं होने दूंगा, टेंशन मत ले, कल मेहंदी और संगीत है, तू जब तक यहाँ है तब तक ये रस्में एंजॉय कर। केशु की बात मानकर अप्पू अपनी शादी की रस्में एंजॉय करने लगी थी। उसे ऐसा करते देखकर सिया ने मन में कहा, लगता है अप्पू उस लड़के से शादी करने के लिए रेडी हो गई है। अच्छा ही है, अब मुझे उसे या महेंद्र काका को कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है। सिया टेंशन फ्री होकर शादी की रस्में एंजॉय करने लगी थी। एक दिन पूरा शादी की रस्मों में ही गुजर गया। शादी के एक दिन पहले ही समर्थ को लेकर उसके परिवार के आदमी और दोस्त अयोध्या पहुंच गए थे। वो लोग एक होटल में रुके थे। शादी वाले दिन समर्थ को दूल्हा बनाकर होटल से हुकुम साथ सब आदमियों के साथ तैयार होकर अप्पू के घर पहुंच गए। अप्पू के घर की औरतें और आदमी सब बारात का स्वागत कर रहे थे। सिया अपने कमरे में रेडी हो रही थी। समर्थ ने जैसे ही हवेली में कदम रखा, सिया के दिल की धड़कन बढ़ गई। सिया ड्रेसिंग टेबल के मिरर को देखते हुए मन में बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप यहाँ हैं? सिया ने सिंपल सा लहंगा चोली और हल्का सा मेकअप किया था। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी कि तभी अप्पू की भाभी सिया के कमरे में आई और बोली, सिया तो तैयार हो गई है, तो जा जरा अप्पू को भी तैयार कर दे, बाराती जलपान कर रहे हैं, सब लड़कियां बारात में आए लड़कों को ताड़ने में लगी हुई है, कोई भी मेरी बात नहीं सुन रही है। सिया ने स्माइल करते हुए कहा, डोंट वरी भाभी, मैं देखती हूँ अप्पू को। ऐसा बोलकर सिया अप्पू के कमरे की ओर चली गई और अप्पू की भाभी शादी की तैयारी में जुट गई। घर में जो लड़कियां थी वो समर्थ के परिवार के लड़कों को ताड़ रही थी। सत्या और समर्थ दोनों चिढ़ रहे थे। युग ने सत्या को छेड़ते हुए कहा, काकूसा ये लड़कियां हम सबको देखकर ऐसे शर्मा रही है जैसे हम सब इनके दूल्हे हो। सत्या धमकी देते हुए युग से बोला, तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है छोरा, थारे को पता है ना कि हम लोगों को घर वापस भी जाना है। ज्यादा बोला तो घर पहुंचकर थारी नई काकीसा के स्वागत के साथ साथ तेरे साथ क्या होएगा थारे को पता है ना। फिर मत बोलना, छोड़ दो काकूसा, गलती हो गई, फिर मैं ना छोड़ूंगा, समझा? ये सुनकर तो युग की आंखें बड़ी हो गई और वो सिर झुकाकर चुप हो गया। दूसरी ओर सिया अप्पू के कमरे में गई तो उसने देखा कि अप्पू वहां नहीं थी। सिया ने पूरे कमरे में अप्पू को तलाशा पर अप्पू उसे कहीं नहीं मिली। अचानक उसकी नजर कमरे की खिड़की की ओर गई। सिया झट से खिड़की के पास गई। खिड़की के बाहर रस्सी लटक रही थी। अप्पू की शादी का जोड़ा वही बेड पर पड़ा हुआ था। सिया ने सारी सिचुएशन देखते हुए माथे पर हाथ रखकर कहा, ये दोनों दोस्त भी ना, आखिरकार केशु के सहारे अप्पू भाग ही गई। मुझे एक बार देखना होगा, अगर वो यही हुई तो मुझे एक बार उसे समझाना चाहिए। सिया पीछे के दरवाजे से निकलकर सड़क पर गई। वहां पर केशु और अप्पू एक गाड़ी के पास खड़े थे। सिया दौड़कर उनके पास गई और बोली, ये तुम क्या कर रही हो अप्पू? सिया की बात सुनकर अप्पू ने सिया के चेहरे को देखते हुए कहा, सिया अगर मेरी शादी मेरे प्यार से नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी, मुझे मेरा प्यार चाहिए। सिया बोली, तो जिस परिवार ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया उनके प्यार का क्या? अप्पू परिवार की कीमत समझो, परिवार की कीमत उसी को समझ आती है जिसने अपना परिवार खोया हो। तुम्हें अभी समझ नहीं आएगी लेकिन कभी ना कभी तुम्हें मेरी बात जरूर समझ आएगी। इस पर अप्पू ने कहा, सिया तुम अपनी बातों से मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो, मेरे पास तुम्हारी बात सुनने का या उसका जवाब देने का टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ। यहाँ सिया अप्पू को समझाने की कोशिश कर रही थी तो उधर अप्पू के परिवार को उसके भागने का पता चल गया था। ठाकुर परिवार अप्पू के कमरे में था और आंगन में बारात जलपान कर रही थी। महेंद्र ने गुस्से से अप्पू की माँ से कहा, तुम लोगों से एक लड़की नहीं संभाली गई, सिया विदेश से आई है, वो यहाँ के बारे में सब भूल गई है, वो उसी का साथ देगी, भला वो हमारी इज्जत क्यों बचाएगी? अप्पू की माँ और भाभियाँ रो रही थी। महेंद्र ने अपने बेटों को गुस्से से कहा, अब तुम लोग यही खड़े रहोगे क्या? जाओ ढूंढो उन लोगों को। अप्पू के घर के मर्द लाठियां लेकर घर से अप्पू को ढूंढने निकले। ये सब बारात ने देखा तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। दूसरी ओर सिया अप्पू को समझाते हुए बोली, अप्पू तुम्हें माँ बाप फिर से नहीं मिलेंगे, वो तुमसे नफरत करेंगे, इस समाज में उनका सिर झुक जाएगा, ऐसा मत करो। अप्पू बोली, मेरे माँ बाप की इतनी ही चिंता हो रही है तो तुम कर लेना शादी, अब मेरा रास्ता छोड़ो। अप्पू ने सिया को धक्का मारा और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। केशु ने सिया को संभाला तो वो गुस्से से बोली, केशु तुमने अच्छा नहीं किया, वाह वाह, जिस थाली में खाया उसी में छेद। सिया और केशु को घेरे हुए अप्पू के भाइयों में से एक भाई ने कहा। सिया और केशु कुछ समझ पाते उससे पहले ही दूसरा भाई बोला, इन दोनों को बाबा के पास लेकर चलो, इन लोगों ने हमारी घर की इज्जत की धज्जियां उड़ाई है, इनके साथ क्या करना है वही तय करेंगे। उन लोगों ने केशु और सिया को पकड़ा तो सिया ने कहा, भैया हमने कुछ नहीं किया। दूसरी ओर हुकुम साहब बाहर से हवेली में एंटर हो रहे थे। उन्होंने देखा वहां पर सब बारातियों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। महेंद्र भी वही थे। वो हुकुम साहब के पास आए और उन्हें साइड में ले जाकर सारी बात बता दी। महेंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हुकुम साहब मुझसे गलती हो गई, मेरी बेटी ने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, वो भाग गई, आप बारात वापस ले जाइए। हुकुम साहब गुस्से से बोले, महेंद्र के बावड़ा हो गया ऐसे, इतनी दूर बारात आई है हमारे छोरे की और तू बोल रहा है बारात वापस ले जाऊं? राजस्थान के हुकुम साहब पृथ्वी सिंह राठौड़ के छोरे की बारात वापस ना जाएगी, शादी तो आज होकर रहेगी। महेंद्र ने पृथ्वी की बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहा, हुकुम साहब मेरी बेटी भाग गई है, दुल्हन के बिना ये शादी कैसे होगी? अब इस घर में कोई लड़की नहीं है जिससे आपके बेटे की शादी करवा सके। हुकुम साहब बोले, छोरी तो है ठाकुर, बस तू माने शादी के वास्ते मना ले। तो महेंद्र उसकी और सवालिया नजरों से देखते हुए बोला, कौन हुकुम साहब? उनके सामने से अप्पू के भाई सिया और केशु को अप्पू के कमरे में ले जा रहे थे। सिया की ओर इशारा करते हुए हुकुम साहब बोले, देखो वो छोरी। सिया को देखकर चौंकते हुए महेंद्र बोले, सिया? हुकुम साहब बोले, हमारे छोरे की बारात खाली ना जाएगी, बींदनी ने लेकर ही जाएंगे आज हम। अब तू सोच ठाकुर, इस छोरी को हमारे घर की बींदनी कैसे बनाना है? महेंद्र बोले, हुकुम साहब वो लड़की पहले से ही शादीशुदा है। कि तभी हुकुम साहब ने उसके बाद बीच में काटते हुए कहा, शादीशुदा थी ठाकुर,
एववा का पति मर चुका है। हुकुम सा की बात सुनकर महेंद्र की आंखें बड़ी हो गई। वो हुकुम सा को देखते हुए बोले, हुकुम सा, आपको कैसे पता कि उस लड़की का पति मर चुका है? क्या आप जानते हैं उसे? हुकुम सा ने कड़क आवाज में महेंद्र को ऑर्डर दिया। जितना उस छोरी को मैं जानू उतना तो वो खुद भी अपने बारे में ना जाने से। अब ज्यादा सवाल मत कर ठाकुर, जाके बात छोरी ने शादी के लिए तैयार कर, मुहूर्त को टेन मुरा से। महेंद्र ने दूर से समर्थ को अपने भाइयों के पास खड़े देखकर कहा, हुकुम सा, क्या आपका बेटा मानेगा इस शादी के लिए? हुकुम सा बोले, उसकी चिंता तू ना कर, तू जाकर छोरी ने लेकर आ। महेंद्र कुछ सोचकर अप्पू के कमरे में गए। कमरे में सिया अप्पू की फैमिली को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसने अप्पू को नहीं भगाया। महेंद्र आते ही सिया से बोले, बहुत सुन ली तुम्हारी बातें सिया, तुम यहाँ मेहमान बनकर आई थी पर तुमने हमारे परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ा डाली। सिया महेंद्र को समझाते हुए बोली, काका मैंने नहीं भगाया अप्पू को, मैं तो उसे रोकने गई थी। केशु ने सिया की बात पर हामी भरते हुए कहा, सिया सच बोल रही है काका, सिया वहाँ अप्पू को रोकने गई थी। अप्पू के भाई ने केशु को कॉलर से पकड़कर गुस्से में कहा, ओ दरोगा, तू अपनी औकात ना भूल, 2 कौड़ी का दरोगा है तू, तेरी इस गलती की वजह से तेरे साथ हम क्या करेंगे इस बात का अंदाजा भी नहीं है तुझे। अप्पू का दूसरा भाई बोला, यही जमीन में गाड़ देते कमबख्त को। सिया उन्हें रोकते हुए बोली, भैया प्लीज ऐसा मत कीजिए, इसे छोड़ दीजिए, इससे गलती हो गई पर इसकी जगह मैं माफी मांगती हूँ। महेंद्र तेज आवाज में बोले, बस सिया, बहुत सुन ली तुम्हारी झूठी दलीलें, और नहीं सुनना हमें। बाहर दरवाजे पर बारात खड़ी है, तुम चाहती हो ना कि हम अनाथ आश्रम की प्रॉपर्टी तुम्हें वापस कर दें? सिया ने हाँ में सर हिलाया तो कुछ देर चुप रहने के बाद महेंद्र बोले, तो तुम्हें अप्पू की जगह उस लड़के से शादी करनी होगी। महेंद्र की बात सुनकर सिया के साथ साथ वहाँ सब चौंक गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि महेंद्र ये क्या बोल रहे थे। तभी सिया हैरानी से बोली, काका ये आप क्या बोल रहे हैं? आप जानते हैं ना कि मेरी शादी हो चुकी है। महेंद्र सिया की बात काटते हुए तेज आवाज में बोले, तुम्हारा पति मर चुका है सिया। सिया गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए बोली, वो प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम की है, मैं उस प्रॉपर्टी के आसपास भी किसी को भटकने नहीं दूंगी। फिर उसने रोते हुए महेंद्र से कहा, काका मैंने ये सब नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने नहीं भगाया अप्पू को। महेंद्र बोले, सिया विश्वास ही किया था तुम पर हमने, पर तुमने हमें धोखा दिया। अब धोखे की भरपाई तो तुम्हें करनी ही होगी, बदले में हम भी तो तुम्हें कुछ दे रहे हैं। अनाथ आश्रम के बदले ये शादी का जोड़ा पहनो और बैठ जाओ मंडप में। सिया ने अपने सामने देखा, वहाँ पर दुल्हन का जोड़ा रखा हुआ था। दूसरी तरफ हुकुम सा यानी कि पृथ्वी, जो कि समर्थ के ताऊजी हैं, वो समर्थ के साथ एक कमरे में थे। उन्होंने समर्थ को सिचुएशन के बारे में बताया। छोरा छोरी तो शादी से भाग गई, इसलिए अब थारी शादी उसकी सहेली से होगी। समर्थ मुंह बनाते हुए बोला, ताऊसा ते बोले शादी कर ले छोरा, अतीत ने भूल जा। मैंने मान लिया और शादी के लिए तैयार भी हो गया। अब आप बोल रहे हो कि छोरा छोरी तो भाग गई, अब उसकी सहेली के साथ शादी कर ले। अरे उस छोरी से कैसे शादी करूं जिसने मेरी होने वाली बींदनी को शादी से ही भगा दिया? ताऊ हमारे से ना होएगा ये, आप बारात वापस ले चलो। समर्थ ये बोलकर जाने लगा तो उसके ताऊ पृथ्वी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने उसे रोकते हुए कहा, समर्थ अगर तुम्हारा छोरा है तो ये शादी कर ले। बारात बींदनी के बिना वापस गई तो पूरे राजस्थान में हमारी घड़ी बेइज्जती होगी। राजस्थान के हुकुम सा की इज्जत अब थारे हाथ में है। क्या समर्थ अपने ताऊ सा के लिए अनजान सिया से शादी के लिए मान जाएगा? और क्या सिया मानेगी महेंद्र की शर्त? कैसे जानता है पृथ्वी सिया को? क्यों करवा रहा था पृथ्वी एक विधवा की शादी समर्थ से? जानने के लिए सुनते रहिए महारी चांद कवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।